नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक प्राउड मोमेंट से जो लाया गया है अपेक्षा मोदी के द्वारा अपनी कम्युनिटी की एक मेंबर जिन्होंने पूरी कम्युनिटी को गर्वान्वित महसूस करवाया। इनकी बीपीएससी में 16th बीपीएससी में 7th रैंक आई है। आप ये वीडियो देखिए। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए ओनली एस को आपने कैसे यूज किया? आपने शुरू से ही सब ओनली आईएएस के बारे में मुझे मेरे भाई ने बताया था। छोटे भाई ने? नहीं, एक और मतलब भाई थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये देखो, क्योंकि न्यूज़पेपर समझ नहीं आता था। तो उस वक्त वो उनके उस आइडिया को मैंने इग्नोर कर दिया कि ठीक है ना, हम खुद से करेंगे ऐसा। बट जब मैं लाइब्रेरी जाने लगी तो हर एक कोई उस लाइब्रेरी में आप ही की वीडियो देख रहा है, नोट्स बना रहा है, ओनली आईएएस की। मैं लंच के लिए बाहर बैठ रही हूँ, वहाँ पे सब कान में लगा के सुन रहे हैं कि ओनली आईएएस की वीडियो चल रही है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये मुझे देखना चाहिए। तो ओनली आईएएस को मैंने एज अ पॉडकास्ट की तरह कान में मैं लगा लेती थी जब भी मैं क्लासेस जाती थी या कहीं पार्क में घूम रही हूँ या कुछ भी, मतलब बस कान में लगा के सुनते रहो उसको, सर जो बोल रहे हैं। और कई बार ऐसा होता था एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया प्रीलिम्स में, तो आपकी बात ऐसे हिट करती थी, याद आती थी सर ने ऐसा, मतलब शायद मैंने बस सुना हो कहीं और वो याद आता था कि सर ने कुछ ऐसा बोला था, कुछ एनालॉजी यूज़ किया था, तो उससे करते करते पहुंच जाती थी वहाँ तक। तो वो वैसे फिर मैंने उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश की ओनली आईएएस से। एक चीज को लेके कभी ना कभी आपको भी हैरानी हुई होगी। जिस बंगाल के बारे में हम इतिहास में इतना पढ़ते हैं, शायद कोई एस्पायरेंट होगा जिसे 1757 की प्लासी की लड़ाई या फिर 1764 की बक्सर के युद्ध के बारे में ना पता हो। बंगाल में लड़े गए इन्हीं वार्स के बाद धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश किया। बंगाल की अमीरी के बारे में अनेकों ट्रैवलर्स और अनेकों जर्नलिस्ट ने लिखा है कि उस समय 1700 के आसपास बंगाल जो है वो ब्रिटेन और इजिप्ट से भी ज़्यादा अमीर था। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट किया जाता था बंगाल के द्वारा। बंगाल में पैदा हुआ सिल्क, कॉटन पूरी दुनिया में फेमस था। अनेकों महान लीडर्स ने जन्म लिया बंगाल की धरती पर, जैसे देखो राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने लीडर्स। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अगर किसी स्टेट से इंडिया ने जीते हैं तो वो बंगाल ही हैं। अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, इसके बाद अभिजीत बनर्जी। लेकिन आज आप देखिए बंगाल का क्या हाल है। ये खबर है, कंटेक्स्ट है। टाटा ने अपना प्लांट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी 2006 में यहाँ पे सिंगूर में, लेकिन भारी हंगामा हो गया था। किसानों ने विरोध किया कि ये प्लांट यहाँ पे नहीं लगना चाहिए नैनो वाला, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है। आज की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने विरोध का बिगुल बजाया था, खूब प्रोटेस्ट किया गया। बाद में वो सत्ता में भी आई 2011 में। लेकिन टाटा ने बाद में फैसला लिया कि हम यहाँ पे प्लांट नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार ने ऑफर की थी उन्हें ज़मीन कहीं और पर, लेकिन टाटा ने लेने से इनकार कर दिया। बाद में टाटा ने कंपनसेशन मांगी वेस्ट बंगाल की सरकार से कि हमने यहाँ पे खर्चा कर दिया इतना, तो आप हमें हमारा पैसा लौटाइए। वेस्ट बंगाल की सरकार ने मना कर दिया था। मामला पहुंचा आर्बिट्रेशन कोर्ट में। अब आर्बिट्रेशन जो पैनल है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वेस्ट बंगाल की सरकार टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए देगी और इंटरेस्ट भी देगी इतने सालों से जो पैसा टाटा का लगा हुआ था, जो फंस गया था उस पर। लेकिन देखो, हम पूरी कहानी जानते हैं। जो बंगाल इतना ज़्यादा अमीर था वो आज इस हालत में कैसे पहुंचा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप देखिए, सबसे नीचे के स्टेट्स में आपको बंगाल का नाम मिलेगा। आप सेकेंडरी एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट देखिए, कम मिलेगा आपको बंगाल में। वो स्टेट्स जिनके ऊपर डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ पे आपको बंगाल का नाम मिलेगा टॉप 5 स्टेट्स में। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखो, 1700 के आसपास तो बंगाल बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 और 1764 के युद्ध जीते ना, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल की इकोनॉमी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उस समय यहाँ पर हैंडलूम इंडस्ट्री काफ़ी जोर शोर से फल फूल रही थी। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रॉ मटेरियल तो वो ले गए यहाँ से ब्रिटेन में, और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वहाँ के रेडीमेड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचा जाने लगा। इसलिए लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तबाह होनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद देखो, एक बहुत ही ज़बरदस्त फेमीन आया। आपने
1943 के फैमीन के बारे में तो सुना है, लेकिन एक फैमीन बंगाल में 1770 में भी आया। उस समय 1768-1769 में ना भयंकर ड्रोट आए, सूखा पड़ा बहुत ज़बरदस्त। सूखे की वजह से पैदावार काफ़ी कम हो गई और इसी बीच ना स्मॉल पॉक्स की महामारी भी फैल गई, तो बहुत सारे लोगों की जानें गई। ऑलमोस्ट बंगाल में 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई इस फैमीन की वजह से। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो फूड ग्रेन लिमिटेड अवेलेबल था वो अपने सैनिकों के लिए जमा करना स्टार्ट कर दिया था, तो फैमीन और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया। हम बात कर रहे हैं अभी ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज़ ने कैसे बंगाल को ख़त्म कर दिया। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने 1793 में आए परमानेंट सेटलमेंट वाला जो लैंड सिस्टम था, इसके बारे में पढ़ा होगा। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था ना, जो क्रिटिसिज्म था, वो ये था, ब्रिटिशर्स चाहते थे रेवेन्यू, उन्हें बढ़िया सा स्टेबल रेवेन्यू मिले। तो ना किसानों से रेवेन्यू जो वसूला जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा वो फिक्स कर दिया गया। मतलब ये था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रिटिशर्स को कि सूखा आया, कोई और कैलमिटी आ गई, फसल इस बार अच्छी नहीं हुई, आप हमें टैक्स दीजिए, आप हमें उतना ही टैक्स दीजिए जितना फिक्स किया गया है। लेकिन कई बार किसान नहीं दे पाते थे उतना रेवेन्यू जितना फिक्स किया गया था, तो उन्हें लोन लेना पड़ता था जमींदारों से। इस प्रकार से वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे, उन्हें अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठना पड़ता था। लगान मूवी आपने देखी होगी, आमिर खान वाली। इन चीज़ों ने देखो बंगाल को नुकसान तो पहुंचाया, बट बावजूद इसके बंगाल अपने पैरों पर खड़ा रहा। फिर बारी आती है पार्टीशन की। 1947 के पार्टीशन से बंगाल को नुकसान हुआ, वो तो हम अभी जानेंगे, वो सबको पता है। लेकिन इससे पहले भी, पहले असम बंगाल का पार्ट हुआ करता था, असम बंगाल से अलग हो गया। इवन उड़ीसा ये भी बंगाल का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बंगाल के विभाजन से उड़ीसा भी बंगाल से अलग हो गया। उड़ीसा देखो मिनरल रिच स्टेट है, और असम जो है वो आपको पता है टी इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो ये दोनों जो प्रोविंस थे, असम और उड़ीसा, बंगाल से अलग हो गए। फिर बारी आती है 1947 के पार्टीशन की। 1947 में जो पार्टीशन हुआ, उस समय शुरुआत में ये ईस्ट पाकिस्तान था और यहाँ पे ये हमारे वाला बंगाल। अब पार्टीशन के बाद हुआ क्या, जूट मिल्स तो रह गई इंडिया में, हावड़ा, 24 परगना, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ना जूट मिल्स आ गई। 5 के आसपास जूट मिल थी। बट जूट मिल चलाने के लिए ना आपको चाहिए जूट। जूट पैदा होता था ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान में उस समय। अब कायदे से पार्टीशन हो गया, तो उस समय की पाकिस्तान की सरकार को यह सोचना चाहिए था कि मिल के काम करें, लेकिन इन्होंने क्या किया, जूट पे ना टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगा दिया। तो हमारे देश में जो जूट मिल थी उनको जूट महंगा मिलने लगा। तो महंगा जूट मिलेगा तो फिर जूट से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी महंगे बनेंगे। तो जूट ना यूज़ होना कम हो गया, क्योंकि इतना महंगे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहता था। इसलिए धीरे धीरे जूट से बने जो प्रोडक्ट थे वो फेल होते गए, और हमारे वाला बंगाल जो स्ट्रोंग था जूट के मामले में, जूट एक्सपोर्ट होता था इतना ज़्यादा, फिर वो उतना उसकी ये स्ट्रेंथ नहीं रह गई, क्योंकि जूट का यूज़ ही कम हो गया। इवन इसके बावजूद भी देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो बंगाल की इकोनॉमी महाराष्ट्र और गुजरात के मुकाबले में अच्छी थी। बट देखो, बाद में एक आरोप तो ये भी लगता है कि बंगाल में जो कांग्रेस की सरकार बनी, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। आरोप लगता है कि उस समय की बंगाल की सरकार के साथ सेंटर ने भेदभाव किया। हालांकि देखो, इस तर्क को हम साइड में भी रख लें, बाद में जो लेफ्ट गवर्नमेंट आई ना बंगाल में, उन्होंने देखो कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉलो की जिससे इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान पहुंचा। अब आपको पता है लेफ्ट गवर्नमेंट तो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन सब चीज़ों में विश्वास रखती हैं। कम्युनिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं, जैसे जो मार्क्स को मानने वाले कम्युनिस्ट हैं ना, वो ये मानते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अब देखो, इस सोच के साथ में इंडस्ट्रीज तो फलेंगी फूलेंगी नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट का यहाँ पे शोषण होना स्टार्ट हो गया।
सोच ऐसी डेवलप हो गई बंगाल में कि जो अमीर है ना, वो गरीबों का शोषण करके अमीर बना है, वो अमीर है क्योंकि हम गरीब हैं। ऐसी सोच डेवलप हो गई लोगों की भी और सरकार की भी। तो बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो छोड़ छोड़ के जाने लगे बंगाल को। हालांकि एक स्टोरी है, पता नहीं सच है कि झूठ है। आदित्य बिरला बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कोलकाता में एक दिन अपनी कार में जा रहे थे, तो लोगों ने उनको घेर लिया, उनको कार से निकाला गया, उनको मजबूर किया गया कपड़े उतारने के लिए और बहुत ही कम कपड़ों के साथ उन्हें रोड पे चलवाया गया। इतना ह्यूमिलिएट उन्हें किया गया सिर्फ इसी वजह से कि तुम अमीर हो, इसकी वजह से हम गरीब हैं, जो कम्युनिस्ट की सोच होती है। बाद में आदित्य बिरला बंगाल को छोड़ के महाराष्ट्र में उन्होंने अपना बेस बना लिया। मतलब ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने बंगाल को छोड़ा। उस समय में स्ट्राइक कल्चर काफ़ी कॉमन हो गया था। लेफ्ट गवर्नमेंट के दौरान लेबर यूनियन बहुत कॉमनली स्ट्राइक करती थी। और ना बंगाली लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत मीठे हैं लेकिन बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं। मतलब उन्हें फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। जैसे उस समय कोल्ड वार चल रहा था, ताइवान का इशू था, तो बंगाल में ना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन होता था यूएसएसआर के पक्ष में। वियतनाम में वार उस समय चला था 65 से लेके 72 के बीच में, और वियतनाम वार के इशू पे ना बंगाल में कॉलेजेस में स्ट्राइक होती थी कि हाँ यूएसए गलत कर रहा है और इस मौके पे हम इस वजह से हम स्ट्राइक कर रहे हैं आज कॉलेज में। मतलब सोच के देखो, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल खून में बसी हुई है बंगालियों के, जो कि देखो वैसे अच्छी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी मतलब कहीं ना नुकसान पहुंचा देती है। फिर देखो ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, ऑपरेशन बरगा चलाया गया। ऑपरेशन बरगा में यह था, बड़े किसानों की जमीन पे छोटे छोटे किसान जो काफी समय से काम कर रहे थे ना, छोटे किसानों को अधिकार दिया गया कि वो फोर्सफुली जिस जमीन पे बरसों से काम कर रहे हैं उसका अधिकार ले सकते हैं। ये ऑपरेशन बरगा था। इससे भी बड़े किसानों में बहुत डर फैल गया। छोटे छोटे किसानों ने ग्रुप बना लिया और फोर्सफुली बड़े बड़े किसानों की जमीनों पर कब्जा स्टार्ट हो गया। ये कुछ देखो बड़े पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स तो बहुत हैं। जैसे ये भी एक बड़ा पॉइंट है, 1971 में ना रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए थे ईस्ट पाकिस्तान से बंगाल में। 1980 आते आते 80 लाख रिफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से हमारे वाले बंगाल में आ चुके थे। इस वजह से बंगाल की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा, काफ़ी बर्डन पड़ा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद नहीं मिली। नाइलोन ने जूट को रिप्लेस कर दिया। फिर देखो कुछ पॉलिसीज ऐसी थी लेफ्ट गवर्नमेंट की कि हम कंप्यूटर को प्रमोट नहीं करेंगे, इससे जॉब चली जाएंगी। मतलब वो सोच थोड़ी गलत साबित हुई क्योंकि कंप्यूटर से नई जॉब जनरेट होती हैं। कंप्यूटर को इग्नोर किया, टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया। तो बंगाल के पास एक मौका था, आईटी हब पहला कोलकाता हो सकता था, लेकिन ज्योति बसु की सरकार ने वो मौका खो दिया और बेंगलोर बना फिर आईटी हब। आज के समय में बेंगलुरु में आप देखोगे कितने सारे बंगाली लोग काम करते हैं आईटी इंडस्ट्री में। अगर समय रहते ज्योति बसु की सरकार ने काम किया होता तो कोलकाता आज आईटी हब होता। पहले कोलकाता देखो बहुत डेवलप था। मतलब पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कहां पर है? कोलकाता में, बंगाल में। लोकेशन इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है वेस्ट बंगाल की। हिमालय से बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला सबसे शॉर्टकट रूट है। पुराने समय में सिल्क रूट जो था वहां से बहुत ट्रेड होता था, बंगाल से जाके फिर आगे सीधा हिमालयज। फिर बाद में देखो एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो पूरा देश ओपन हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर ज्योति बसु को समझ में आया कि यार पूरा बंगाल तो हाथ से जा रहा है, खत्म हो रहा है बंगाल, तो मतलब कुछ भी नहीं रह गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है बंगाल में। इतना ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका था, इमेज इतनी ज़्यादा बंगाल की खराब हो गई कि नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार देखो 2006 में ना टाटा मोटर्स एक बड़ा प्रोजेक्ट बंगाल में लेके आया सिंगूर में कि हम सबसे सस्ती कार इस्टेब्लिश करेंगे, नैनो। लेकिन सिंगूर में जमीन अधिग्रहण की गई थी, लैंड एक्वायर किया गया था, उसका प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। उसके अगेंस्ट किसानों ने प्रोटेस्ट किया, कई सारे एनजीओज आ गए, सिविल सोसाइटी के लोग आ गए। बोला ना मैंने, पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा ही है बंगाल में। बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया और जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। ममता बनर्जी ने भी प्रोटेस्ट किया। ममता बनर्जी इससे काफी पॉपुलर भी हुई, बाद में वो मुख्यमंत्री भी बन गई। लेकिन देखो
इतना समय बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया था, एक मौका था वेस्ट बंगाल की सरकार के पास इमेज इंप्रूव करने का, बढ़िया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इस्टेब्लिश करने का, लेकिन वो प्रोजेक्ट बिना प्रोटेस्ट की भेंट चढ़ गया और गुजरात में चला गया वो प्रोजेक्ट। फिर उसी से संबंधित हम ये आर्टिकल भी डिस्कस कर रहे हैं कि टाटा ने जो पैसे लगाए थे, अब आर्बिट्रेशन पैनल ने बोला है कि वेस्ट बंगाल की सरकार वो पैसे दे टाटा को 766 करोड़, वो भी सूद समेत, मतलब इंटरेस्ट समेत। तो देखो वो प्रोजेक्ट जब हाथ से निकल गया उसके बाद तो फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई नहीं उसके बाद फिर बंगाल में। आज देखो छिटपुट स्टार्टअप की खबरें तो आती हैं वेस्ट बंगाल से, अदरवाइज ऐसा नहीं कि बंगाल की जो पहले ग्लोरी थी, इतना ज़्यादा अमीर था बंगाल, वो आज मतलब बात नहीं देखने को मिलती। कहीं ना कहीं देखो पॉलिटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे रीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने बंगाल से संबंधित डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल हमास वार के इशू पर वोटिंग से संबंधित है। इंडिया का क्या स्टैंड रहा, इसी से संबंधित यह आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जॉर्डन स्पॉन्सर्ड एक रेजोल्यूशन आया था यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि तुरंत इजराइल हमास वार में सीज फायर साइन हो। अब देखो ये रेजोल्यूशन पास तो हो गया, 120 देशों ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया। चाइना, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, येमेन, ये सारे जो देश हैं, इवन हमारे आस पड़ोस के सभी देशों ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में अपना वोट दिया। 14 देश ऐसे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के विपक्ष में वोट दिया कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। इजराइल, यूएसए, इनके जो परम मित्र हैं, इजराइल, यूएस, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, ये सारे देश जिन्होंने कहा कि नहीं सीज फायर अभी साइन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट 45 ऐसे देश जिन्होंने ना एब्सटेन किया, जिन्होंने ना तो ये बोला कि सीज फायर साइन होना चाहिए और ना ही ये बोला कि नहीं साइन होना चाहिए, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। इनमें मेन है इंडिया, यूके, जर्मनी, कनाडा, जापान, यूक्रेन, साउथ कोरिया। इंडिया ने भी देखो वोट देने से मना कर दिया। अब जाके इंडिया ने ना एक्सप्लेन किया है कि हमने वोट क्यों नहीं दिया। इंडिया ने यह बोला है जो रेजोल्यूशन आया था ना उसमें हमास का कोई जिक्र नहीं था। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो अटैक किया, सिविलियंस को जो मारा, उसका कोई जिक्र नहीं था, इसलिए हमने रेजोल्यूशन पे अब्सटेन किया, ना तो वोट पक्ष में दिया ना ही विपक्ष में दिया। एक और रेजोल्यूशन आया था कनाडा स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जिसमें साफ साफ क्रिटिसाइज किया गया था 7 अक्टूबर के हमास के अटैक को और मांग की गई थी कि जल्द से जल्द हमास जो है होस्टेजेस को रिलीज करे। बट ये जो कनाडा स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन था ना, ये डिफीट हो गया। तो ना आर्टिकल में ये कहा जाता है इंडिया ने ना गलती कर दी। गलती कैसे कर दी? देखो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने जॉर्डन स्पॉन्सर्ड जो रेजोल्यूशन था ना जिसमें सीज फायर की वकालत की गई थी, उसके पक्ष में वोट दिया। लेकिन वोट देने के साथ साथ फ्रांस ने ना एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट भी दिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट में उन्होंने दुख जाहिर किया, रिग्रेट किया कि 7 अक्टूबर के अटैक का जिक्र नहीं है इस जॉर्डन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन में, तो हमें इस चीज़ का दुख है, लेकिन बावजूद इसके हम सीज फायर के पक्ष में वोट दे रहे हैं। तो इंडिया भी वही कर सकता था जो फ्रांस ने किया, पक्ष में वोट दे देता और एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट दे देता कि हमने पक्ष में तो वोट दिया है, लेकिन हम हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं और हमास का जिक्र होना चाहिए। ऐसा इंडिया अपने एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट में सब कुछ लिख सकता था। वैसे देखो राइटर ये कहते हैं जो जॉर्डन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन था ना, उसमें भी इस प्रकार की बात तो सीधा सीधा बोली ही गई है, चाहे वो पैलेस्टीन का सिटीजन हो या फिर इजराइल का, हर एक सिविलियन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हर एक जो एक्ट है वायलेंस का उसे कंडेम किया जाना चाहिए। सभी मतलब टेररिज्म या फिर इनडिस्क्रिमिनेट अटैक है, सबका कंडेमनेशन होना चाहिए। ये सारी बातें जॉर्डन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन में बोली गई हैं, जिसको अडोप्ट किया गया। फिर राइटर ये भी बोलते हैं देखो इंडिया ने ना G20 में काफ़ी बढ़िया लीडरशिप शो की थी। जैसा कल भी मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल था जॉइंट स्टेटमेंट का निकलना G20 के समिट में, बट इंडिया ने ज़बरदस्त डिप्लोमेसी को शो किया और विभिन्न देशों को राजी किया कई सारे इश्यूज़ पे जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने के लिए। अभी भी ना
इंडिया कुछ बढ़िया लीडरशिप स्किल शो कर सकता था। जैसे जॉर्डन के जो रूलर हैं, जॉर्डन के प्रिंस से इंडिया बात करता, प्रधानमंत्री मोदी की वैसे भी बात हुई थी जॉर्डन के रूलर से, तो उनको थोड़ा कन्विंस किया जाता कि आप रेजोल्यूशन में ये चीज़ भी ऐड कर लीजिए। अगर ऐड हो जाती, मतलब किसी न किसी प्रकार की सहमति बन जाती, तो इंडिया की और भी इज्जत होती कि देखो इंडिया अब ज़बरदस्त लीडर बन गया और सभी पक्षों को इंडिया साथ लेके चलता है। रेजोल्यूशन में कमियां थी बट इंडिया ने वो चीज़ें भी रेजोल्यूशन में ऐड करवा दी। तो इससे इंडिया की जो लीडरशिप संबंधित स्किल्स है ना, उनका लोहा फिर दुनिया भी मानती। बट इंडिया ने सेफ पोजीशन ली। जैसा देखो यूक्रेन रशिया के वार में इंडिया ने किया था, एब्सटेन किया था, और एक बार फिर से इंडिया ने हमास इजराइल के वार में भी एब्सटेन करना ही उचित समझा। बट इससे यह संकेत गया कि इंडिया स्टैंड नहीं लेना चाहता, इंडिया बीच बीच का खेलना चाहता है, फेंस पे बैठा रहना चाहता है। स्ट्रोंग फैसले लेने में इंडिया सक्षम नहीं है। लेकिन देखो 2018 में सेम इशू पे जब वोटिंग हुई थी ना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तब इंडिया ने, मतलब तब भी ये बात बोली गई थी कि सीज फायर लगना चाहिए और इजराइल एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करना छोड़े गाजा पर। तब इंडिया ने पक्ष में वोट दिया था, मतलब कहा था कि हाँ इजराइल सीज फायर करे और एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल ना करे गाजा पर। लास्ट में आर्टिकल में यही बोला जाता है। वैसे देखो इंडिया पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनना चाहता है और सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी इंडिया बनना चाहता है, लेकिन एक ऐसा इशू जिसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, इस इशू पे एब्सटेन करना इंडिया की जो एम्बिशंस है ना उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। मतलब इंडिया ने एक मौका खो दिया है। जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो ग्रो कर रहा है उसमें इंडिया की आवाज़ सुनी जाती अगर इंडिया एक सहमति बनाने की कोशिश करता। लेकिन कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में इंडिया को अपने एम्बिशंस के हिसाब से एक्शंस भी शो करने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया के गाजा पर एब्सटेन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आज 31 अक्टूबर है, सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है, आज नेशनल यूनिटी डे है। तो इस उपलक्ष्य में सरदार पटेल से संबंधित यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ लेती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 13-14 के आसपास। लेकिन यूपीएससी ने यह पूछा था कि आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। यूपीएससी काफ़ी चालाक है क्योंकि मॉडर्न इंडिया तो प्रिपेयर की ही जाती है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के द्वारा, तो पता होता है यूपीएससी एस्पायरेंट्स को कि कौन से लीडर्स ने कौन कौन सी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और कैसा उनका योगदान रहा। लेकिन आज़ादी के बाद उनका योगदान कैसे रहा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। उसी प्रकार से वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि आज़ादी के बाद उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश में 562 जो रियासतें थीं उनको इंडिया में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया। आज जो इंडिया का मैप है तो वो शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों की बदौलत ही है। किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न रजवाड़ों के जो राजा थे उनको कन्विंस करवाया इंडिया में शामिल होने के लिए। इसके अलावा देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे और पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। 562 प्रिंसली स्टेट्स के अलावा जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इनको भी इंडिया में इंटीग्रेट करवाने में सरदार पटेल की अहम भूमिका रही। और हमारे देश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज की मजबूत फाउंडेशन रखी गई सरदार पटेल के द्वारा। वैसे देखो सिविल सर्विसेज तो काफ़ी पहले से थी ब्रिटिशर्स के समय भी, लेकिन आज़ाद भारत में सिविल सर्विसेज किस प्रकार से काम करेंगी इसकी फाउंडेशन सरदार पटेल के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, सौराष्ट्र में, इस मंदिर को रिस्टोर करवाने में पर्सनल इंटरेस्ट लिया गया सरदार पटेल के द्वारा। और 1947 में जब पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड कबीलाई इलाकों के लोगों ने अटैक किया था कश्मीर में, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में भी पटेल ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लास्ट पॉइंट ये है, पार्टीशन के बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे इंडिया में, तो वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में रिफ्यूजीज कैंप्स को इस्टेब्लिश करने में इनका
इम्पोर्टेंट रोल रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं वो भी आप लिख सकते हो। जैसे संविधान जब बन रहा था तो उस समय भी इन्होंने काफ़ी कमेटीज़ में पार्टिसिपेट किया और संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। बाकी देखो यूपीएससी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि आप गांधी और सुभाष चंद्र बोस के व्यूज़ को आपस में कंपेयर कीजिए या फिर गांधी और अंबेडकर के व्यूज़ को आपस में कंपेयर कीजिए। तो सरदार पटेल का अगर कंपैरिजन आएगा तो वो नेहरू के साथ आ सकता है। क्वेश्चन जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, दोनों के कंपैरिजन पे आपको क्वेश्चन भी एक अटेम्प्ट करना है। बाकी तो देखो आज़ादी से पहले उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लाइव मिंट का है। अच्छा आर्टिकल है लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला है। आर्टिकल ये है, इंडिया में अभी जो आईटी इंडस्ट्री है ना, उसकी वैल्यूएशन है $245 बिलियन। लेकिन इस बार हो क्या रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है, ये जो कंपनीज है ना आईटी कंपनीज जैसे विप्रो, कोग्निजेंट, टीसीएस, जो हमारे देश में 20 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती हैं, पिछले साल के अपेक्षाकृत इस साल इन कंपनीज में एम्प्लॉयज़ की संख्या कम हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है। अदरवाइज हर साल इन कंपनीज में ना एम्प्लॉयज़ ऐड होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन आईटी कंपनीज में ना एम्प्लॉयज़ बढ़ने के बजाय घटे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इन्फोसिस में एम्प्लॉयज़ पिछले साल की अपेक्षा कर 14,470 कम है। विप्रो में एम्प्लॉयज़ पिछले साल की अपेक्षा कर 13,863 कम है। कोग्निजेंट में पिछले साल की अपेक्षा कर 9700 कम है और टीसीएस में 5810 कम है। देखो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। ऐसा हुआ क्यों है? देखो इन कंपनीज के ज़्यादातर क्लाइंट्स ना यूरोप, यूएसए में हैं, लेकिन यूरोप और यूएसए की ग्रोथ ना अब स्टेगनेंट सी हो गई है। ये देश तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अब चैट जीपीटी और दूसरे नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो मशीन बहुत सारा आईटी वाला काम अब करने लगी हैं। नई स्किल्स की आवश्यकता है, हाई स्किल की अब आवश्यकता है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट देखो बहुत पड़ेगा इस चीज़ का। एक तो इतने सारे लोगों को रोजगार देती थी ये कंपनीज, अब कम लोगों को फॉर एग्जांपल रोजगार देंगी। बहुत सारे कॉलेजेस तो बच्चों को इसी प्रकार से बीटेक वगैरह करवाते थे कि इन कंपनीज में जॉब लग सकें। उनको अपना तौर तरीका अब चेंज करना पड़ेगा, नई स्किल्स देनी पड़ेंगी। ये जो सिटीज़ हैं जैसे बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम, ये तो पूरी आईटी इंडस्ट्री के बेस पे ही इस्टाब्लिश हुए हैं। तो इनको भी दूसरे तरीके खोजने पड़ेंगे आगे फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। ये आईटी कंपनीज बहुत सारा रेवेन्यू कमाती थी दूसरे देशों से, यूरोप से, यूएसए से। वो रेवेन्यू रिलेटिवली आना अब कम हो जाएगा। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं राइटर। लेकिन देखो एक बात साफ है, नई स्किल्स की अब आवश्यकता है और इसके लिए ना सिर्फ इन कंपनीज को बल्कि कॉलेजेस को भी मिलकर काम करना होगा। हमारे जो बीटेक कॉलेजेस हैं, दूसरे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बच्चों को ना इस प्रकार से एजुकेशन दी जाए। रियल एजुकेशन तो देखो दी जानी चाहिए, वैल्यूज़ वाली, लेकिन उसके लिए जॉब वाली एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो ऐसी एजुकेशन दी जाए वो करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बीटेक पास करता है लेकिन उसकी स्किल जो है वो ऐसी होती नहीं कि वो इन कंपनीज में काम कर सके। तो जिस प्रकार की स्किल की आवश्यकता है ना इन कंपनीज को, वैसी ही एजुकेशन हमारे देश के कॉलेजेस में दी जानी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस देख लीजिए। प्री का क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इस सत्याग्रह के लीडर कौन थे? 2003 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बताइए कमेंट बॉक्स में। सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडर थे बरदौली सत्याग्रह के। इसके बाद 2008 का क्वेश्चन है, कौन सा जर्नल लाया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा? बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है अल हिलाल। ये मेंस के 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पूछा था, लेकिन मैंने इंप्रोवाइज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया। और नीचे वाला क्वेश्चन है बंगाल के डिक्लाइन से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको डिस्कशन कैसे लगी। फिलहाल के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं एक नई उमंग के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।